बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री हम पाकिस्तान की पढ़ते हैं जो कि 1947 के बाद से स्टार्ट होती है। 1947 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जिसके तहत दो डोमिनियन स्टेट्स बनाई गई थी, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। अब डोमिनियन स्टेट क्या है? डोमिनियन स्टेट का मतलब है कि अभी पाकिस्तान जो है वो इंडिया एक्ट के ऊपर ही चलाया जाएगा। पाकिस्तान डिड नॉट हैव इट ओन कॉन्स्टिट्यूशन, सो पाकिस्तान हैड टू रन इट्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑन इंडिया एक्ट, आई मीन कॉन्स्टिट्यूशन जो ब्रिटिश ने दिया था। अब ब्रिटिश ने जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया था वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में थोड़ी सी तब्दीली उसकी की गई और पाकिस्तान ने उसको एडॉप्ट कर लिया विद लिटिल अमेंडमेंट्स, जिसमें गवर्नर जनरल वाज ऑल इन ऑल वाज वेरी पावरफुल और लेकिन जो तब्दीलियां थी वो ये थी कि कैबिनेट को भी कुछ पावर्स दी गई थी। तो इस तरीके से इन तब्दीलियों थोड़ी सी जो 1935 का एक्ट था उसको एडॉप्ट करके पाकिस्तान ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। जब पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली बनी थी तो कायदे आज़म ने जो टास्क दिया था उस कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली को वो यही था कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना है, लेकिन उसका डिले हो गया क्योंकि कायदे आज़म ख़ुद वफ़ात पा गए 1948 में और उसके बाद फिर लियाकत अली ख़ान की असैसिनेशन हो गई। तो इनकी प्रीमेच्योर डेथ्स जो थी एक ऐसी कंट्री की जिसने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, वो एक बहुत बड़ा धचका था कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में। लेकिन जो सबसे पहला स्टेप कायदे आज़म की वफ़ात के बाद लिया गया वो लियाकत अली ख़ान ने कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली को कहा कि एक ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पहले तैयार की जाए। एक बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी बनाई गई। बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी आप कह सकते हैं कि जितनी भी असम्बली के मेंबर्स थे वो सारे के सारे उसमें शामिल थे। को 3/4 के लगभग मेंबर्स उस असम्बली के सारे इस बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी में शामिल थे और उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन दिया। ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स देता है कि what would be the objectives, guidelines, principles or aims of the upcoming constitution of Pakistan. That was called objectives resolution. That was a milestone in the history of Pakistan. Many a scholar, they said at that time that it was not necessary to give objectives resolution because objectives resolution is never given in an independent country. So I mean there was a criticism, but Pakistan, it was the first step towards making her own constitution. So 12 मार्च 1949 में Objectives Resolution was presented in the Assembly. Objectives Resolution का क्या मतलब है? Objectives and aims of the Constitution. कौन से objectives है इस Constitution के अंदर? वो 4 objectives आपने याद रखने और यही 4 objectives basis बनेंगे अगले आने वाले Constitutions की, यानी foundation ground इसने दिया। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को तो बिल्कुल जो फाउंडेशन ग्राउंड है इन्होंने ले की थी। पहले नंबर पर आइडियोलॉजी, इस्लामिक आइडियोलॉजी। Rather Islam became predominant on objectives resolution. That is why it was criticized by minorities. However, there was also the pressure of ulamas before objectives resolution that the government wasn't making effort to make Pakistan in a true sense an Islamic state. So they were demanding of Sharia being imposed upon Pakistan. However, objectives resolution was given which satisfied to a degree the ulamas and the powerful religious segment in the country. तो Islamic ideology सबसे पहला aim and objective था कि no law would be made in the country which would not comply with Islamic principles. तो और इस्लामिक आइडियोलॉजी जो कि पाकिस्तान की आइडियोलॉजी उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। अल्लाह जो है उसकी सॉवरेनिटी को माना गया कि सॉवरेनिटी अल्लाह के लिए है, ना कि सॉवरेनिटी लोगों के लिए। लेकिन ये जो सॉवरेनिटी है जो अल्लाह के लिए है, इस सॉवरेनिटी को रिपोज किया गया पीपल ऑफ पाकिस्तान, और पीपल ऑफ पाकिस्तान की बिहाफ के ऊपर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स इस पावर को, इस अथॉरिटी को इस्तेमाल करेंगे अंडर द कमांडमेंट ऑफ अल्लाह।
को इस तरीके से कोई इनडायरेक्टली जाके तो रिप्रेजेंटेटिव्स ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ पीपल। तो लोगों की पावर है, लेकिन लोगों की पावर नहीं है बल्कि अल्लाह की पावर है। अल्लाह सॉवरन है और वो सॉवरनिटी जो है वो फिर रिप्रेजेंटेटिव पीपल जो है अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। तो ये इस्लाम के मुताबिक इन जो पाकिस्तानी जो पब्लिक है उनकी लाइफ को ढाला जाएगा, ऐसे कवानीन बनाए जाएंगे कि वो इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर कर सकें। तो ये सारे कवानीन जो थे वो क्या थे, ये इस्लाम था। तो हम इसको कहते हैं पहले नंबर पर इस्लामिक आइडियोलॉजी। दूसरा इम्पॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव था कि पाकिस्तान वुड बी अ फेडरेशन, full stop, and Pakistan would be a federation and not full stop and parliamentary democracy। तो parliamentary democracy और फेडरेशन दोनों होंगे। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव। फिर तीसरा ऑब्जेक्टिव ये बनाया गया फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, रिस्पेक्टिंग फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स। वही ह्यूमन राइट्स जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, जो बेसिक जिस तरीके से राइट टू वोट, राइट टू चूज पोलिटिकल डायमेंशन, राइट टू लिव, राइट टू रिलीजन वगैरह वगैरह, ये जितने भी कोई 21, 22, 23 की जो लंबी जो लिस्ट है सारे कॉन्स्टिट्यूशन शामिल हैं। तो ये जो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है जो कि ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन ने दी है। फिर चौथे नंबर के ऊपर सेपरेशन ऑफ पावर्स। और सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या है, गवर्नमेंट और जुडिशरी के दरमियान में, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो एग्जेक्टिव है, तो एग्जेक्टिव के हाथ में पावर होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जिसके हाथ में पावर होती है वो लॉ को ट्रैम्पल भी कर सकती है। तो इस वजह से जुडिशरी फिर ओवरसी करेगी, गवर्नमेंट का हाथ रोकेगी, गवर्नमेंट के खिलाफ फैसले सुनेगी अगर वो अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शोल्डर करने के चक्कर में बेसिक ह्यूमन राइट्स को पामाल कर रही हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक्स हैं। तो सेपरेशन ऑफ पावर वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चार आपने प्रिंसिपल्स याद रखनी हैं विच बिकेम लेटर ऑन द फाउंडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ द कमिंग कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द कंट्री, स्पेशली 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन ने एक फाउंडेशन प्रोवाइड की पाकिस्तान की डेमोक्रेसी और पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ होता है, स्टेट के लॉ के बगैर मुल्क नहीं चल सकता है। तो मैं यहाँ पर ये चारों प्रिंसिपल्स लिख देता हूँ। पहले आप भी साथ में लिख लें। ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन 12 मार्च 1949 में हुआ। सबसे पहले इस्लाम या इस्लामिक आइडियोलॉजी, फिर उसके बाद आप आ जाएं तो दूसरी है फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी फेडरेशन है पाकिस्तान, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। ये दूसरा इंपॉर्टेंट बेसिक प्रिंसिपल है या बेसिक ऑब्जेक्टिव है। फिर दूसरे नंबर ये मैं डॉट लगा देता हूँ ताकि इससे अलहदा दिखे। फिर तीसरे नंबर पर बेसिक ह्यूमन राइट्स, बेसिक ह्यूमन राइट्स, और फिर चौथे नंबर के ऊपर है सेपरेशन ऑफ पावर्स, सेपरेशन ऑफ पावर्स ऑफ जुडिशरी एंड एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव जो कि गवर्नमेंट को कहते हैं, एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी की जो पावर्स हैं उनके उनमें सेपरेशन होनी चाहिए। यही नहीं है कि एग्जेक्टिव जो है वो ही जुडिशल पावर्स को इस्तेमाल करे, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये चार जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें, लेकिन इस्लाम was dominating all these principles। मसलन इस्लामिक आइडियोलॉजी में क्या है, सॉवरेनिटी टू अल्लाह, सॉवरेनिटी टू अल्लाह, और इस सॉवरेनिटी को रिप्रेजेंटेटिव पीपल इस्तेमाल करेंगे अंडर कमांडमेंट ऑफ अल्लाह। फिर उसके बाद इस लाइफ्स जो है वो इस्लाम के मुताबिक, लाइफ्स लोगों की जो है वो इस्लाम के मुताबिक ढाली जाएंगी, ऐसे कवानीन बनाए जाएंगे। नो लॉ अगेंस्ट इस्लामिक आइडियोलॉजी, अगेंस्ट इस्लाम, इस्लाम के खिलाफ कोई लॉ ऐसा नहीं बनाया जाएगा जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स के साथ रिपग्नेंट हो। तो इस तरीके से ये इस्लाम जो है वो, और इवन के कहा गया कि जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं वो दिए जाएंगे वही जो इंश्राइंड है इस्लाम में। तो इस्लाम के अंदर जो हैं उसी को इंश्राइन किया जाएगा। फिर उसके बाद माइनॉरिटी को भी डिफेंड किया जाएगा एज
पर द प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम। तो ये सारी चीज़, तो इससे माइनॉरिटीज़ अच्छी खासी थ्रेटन भी हो गई थी। उन्होंने कहा था कि इतना सारा इस्लाम है कि आप लोगों ने रिलीजियस जो सेगमेंट्स हैं यानी उलमास उनके हाथ में हमारी तकदीर को पकड़ा दिया है। एक बात याद रखें कि इस्लाम से कोई भी नहीं डरता। Even minorities felt in the earlier days of Islam protected under Islamic system, the judicious Islamic system, but everyone is threatened by ulamas or that mullah. I'm not talking about ulamas which are the pure ulamas or the genuine ulamas, लेकिन कुछ ऐसे मुल्लास भी होते हैं जो हेटरेड फैलाते हैं। उनसे हर एक को डर लगता है कि इन लॉस का गलत इस्तेमाल ना हो जाए। तो इस तरह से इस को दिया। अब दो मेजर आपने पार्ट्स करने हैं जो कि पेपर में आते हैं। पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट है कि जो ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन है, इट्स अ मैग्ना कार्टा ऑफ पाकिस्तान। मैग्ना कार्टा ऑफ पाकिस्तान, ये आता है क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन आता है इट्स अ मिक्स और ब्लेंड ऑफ ऑर्थोडॉक्सी। ऑर्थोडॉक्सी इसमें रिलीजन को उसने बोला है, लेकिन मैं यहाँ पे रिलीजन बोलूँगा। ब्लेंड ऑफ ऑर्थोडॉक्सी एंड मॉडर्निटी, ये दो चीज़ें अक्सर वो पूछता है इसके बारे में जो पेपर है। तो मैग्ना कार्टा, हाउ इज इट अ मैग्ना कार्टा ऑफ पाकिस्तान objectives resolution? Magna Carta actually is considered to be the first democratic document which was signed between the king and his deputies in 1215 1215 yes 1215 में इसको साइन किया गया था इन द बिगिनिंग ऑफ 13th century। और इसमें बादशाह ने अपनी पावर्स का कुछ हिस्सा अपने डेप्यूटीज को डिस्ट्रीब्यूट किया था। और कहा जाता है कि ब्रिटेन में दैट वाज द बिगिनिंग पॉइंट ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस, एंड देन डेमोक्रेटिक प्रोसेस इवॉल्व्ड टिल टिल नाउ। अभी तक जितनी एवोल्यूशन हुई है वो उस डॉक्यूमेंट से होके हुई है। तो मैग्ना कार्टा इज समटाइम्स रिगार्डेड एज द फाउंडिंग पॉइंट of democracy, and democracy is all about evolution and not revolution. So this is how Magna Carta Pakistan Objectives Resolution is considered to be. Why? Because that was the starting point of constitution making process. That was the starting point of strengthening Pakistan's political system. That was the starting point of evolving a democratic culture in Pakistan. So that is why that is considered to be a Magna Carta of Pakistan, because hitherto Pakistan had been run on a British India Act 1935 with little change in it. So this Magna Carta of Pakistan is very important. We can say that it laid down the basics of the constitution, the foundation of the next coming constitution, etc., etc. So much things, so many things we can write about it. अब आगे एक और भी important, now we can 1973 का constitution अगर देखें तो उसमें objectives resolution is a part of the preamble, बल्कि उससे पहले भी बाकी दो कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है इनका, क्योंकि इस्लाम के मुताबिक जितनी भी शिक्के हैं, जितने भी लॉज हैं, 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन और 62 का हो, 1973 का हो, वो ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन के इन्फ्लुएंस के अंडर हैं। हर एक में सॉवरेनिटी टू अल्लाह है, हर एक के अंदर ह्यूमन राइट्स जो कि उसका प्रचार है अकॉर्डिंग टू इस्लाम, हर एक के अंदर जो है इस्लामिक आइडियोलॉजी को प्रोटेक्ट करने की बात है, हर एक के अंदर मुस्लिम को ही हेड होना चाहिए और फिर उसके बाद हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट होना, मतलब ये सारी चीज़ें जो है ये इसी मैग्ना कार्टा के अंदर आती हैं। आगे देखें ब्लेंड ऑफ ऑर्थोडॉक्सी एंड मॉडर्निटी, कि किस तरीके से ऑर्थोडॉक्सी और मॉडर्निटी का ब्लेंड है। ऑर्थोडॉक्सी का मतलब रिलीजन, रिलीजन तो डोमिनेटिंग है इसके अंदर, और फिर उसमें मॉडर्निटी क्या है? मॉडर्निटी क्या है? उसमें बेसिक ह्यूमन राइट्स दे आर इंश्राइंड इन द ह्यूमन राइट्स चार्टर ऑफ यूएनओ,
तो इसको कहा जाता है कि चूंकि यूएनओ ने इन बेसिक ह्यूमन राइट्स को दिया था, तो इस वजह से बाकी जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ हैं यूएनओ के, उनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इनको शामिल करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम कहेंगे मॉडर्न है। फेडरेशन का जो तस्वर है, फेडरेशन का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द प्रोविंसेस एंड द सेंटर इन अ वे दैट ऑल ऑफ द स्टेक होल्डर्स आर लिविंग with happiness in that unity or that united framework। तो इसका मतलब है फेडरेशन का तस्वर जो है वो एक है। हालांकि पुराने ज़माने के अंदर जो तस्वर था वो क्या था, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो फेडरेशन का तस्वर जो मॉडर्न है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मॉडर्न है कि पार्लियामेंट होगी, 2 हाउसेस हों उसके या 1 हाउस हो उसमें, और उसमें ना सिर्फ फेडरेशन को मजबूत रखा जाएगा बल्कि उसमें इंश्योर किया जाएगा कि किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है पॉपुलेशन को, पब्लिक को, और सही अथॉरिटी पब्लिक के पास रहती है। तो इस तरीके से ये मॉडर्न चीज़ है। सेपरेशन ऑफ पावर्स, ये सारी चीज़ें मॉडर्न है। लेकिन एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके अंदर आप डिस्कशन कर सकते हो जब आप आए रिलीजन और मॉडर्निटी के दरमियान में जो फ़र्क है, जो ब्लेंड है, कि इस्लाम और मॉडर्निटी में कोई फ़र्क इतना नहीं है। Islam was called as a modern religion when it came, and it was resisted in West. Most importantly, Islamic modern and tolerant and inclusive principles were resisted in Europe when Islamic borders reached the outskirts of the European nations. तो और क्रूसेस में जब एक जो क्रूसेस स्टार्ट हुए थे, तो जो पोप थे बड़े, उन्होंने ये भी ऐलान किया था कि ये कौम जो मुसलमानों की है इतनी अनसिविलाइज्ड कौम है कि इन्होंने औरतों को हिस्सा दिया है प्रॉपर्टी में से। औरतों को तो वो शैतान का इनकारनेशन समझते थे, वो उसको समझते थे कि औरतों ने ही इंसान को जन्नत से निकलवाया, जैसे हव्वा अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जाता है। और उसके बाद उस ज़माने में कैंपेन स्टार्ट हुई थी कि जितनी भी औरतें वर्किंग हैं, बाहर जाकर काम करती हैं, उनमें शैतान है, और बहुत सारी thousands of women, they were burnt alive on the stakes. At that time when Islam was giving the rights in property to women, that was considered to be very odd and very strange thing, because Islam was always tagged as very modern religion, very liberal religion. And now talking about basic human rights, these basic human rights were given by Human Rights Charter of UNO. However, हम देखते हैं कि आप ह्यूमन राइट्स का वो चार्टर सामने रख लें, और जो खुतबा हुज्जतुल विदा है, द लास्ट एड्रेस ऑफ प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दूसरी तरफ रख लो और उसको मैच करते दो। बाय द एंड ऑफ इट यू वुड फाइंड इट दैट the architects of the Human Rights Charter of UNO, they took the last address of Prophet ﷺ and written a dicto. तो आपको बहुत सारी कंपैरिजन उसमें सिमिलैरिटीज़ नज़र आएंगी, और आप हैरान होंगे कि 1400 साल पहले ही ह्यूमन राइट्स चार्टर दे दिया गया था। तो इस्लाम और मॉडर्निटी के अंदर बहुत सारा फ़र्क नहीं है। इस तरीके से इस्लाम एक इंक्लूसिव सोसाइटी है, मॉडरेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा उसने एम्फेसाइज़ किया। इवन डेमोक्रेसी के मामले में भी, ख़ास तौर पे डेमोक्रेटिक कल्चर के मामले, प्रोसेस की बात नहीं, जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो नहीं बात कर, डेमोक्रेटिक कल्चर क्या है? वो है इक्वालिटी, वो है प्लूरलिज्म, वो है टॉलरेंस। और ये तीनों चीज़ें इस्लाम इस कल्चर के ऊपर बहुत सारा एम्फेसाइज करता है। इक्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि मक्का के सरदारों ने ख़ास तौर पे उमैया जो सरदार था उस वक़्त का, उसने वो सबसे ज़्यादा परेशान इस वजह से थे कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेके आए हैं, वो बिलाल को, जो कि स्लेव है, काले रंग का है, इन्फीरियर है, वो हम सरदारों के बराबर ला के खड़ा कर देती हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? हम सरदार हैं, वो इन्फीरियर। तो ये तो जो इस्लाम है वो इक्वालिटी के ऊपर, वो जस्टिस के ऊपर, और उसके अलावा जो है टॉलरेंस के ऊपर इतना जो है वो एम्फेसाइज करता है। इतनी टॉलरेंस आप जानवरों के मामले में भी दिखाएं। तो इस्लाम और मॉडर्निटी में फ़र्क कोई नहीं है। तो आप इसको बहस को लेके आगे चल सकते हो कि ब्लेंड ऑफ ऑर्थोडॉक्सी एंड मॉडर्निटी, किस तरीके से इस्लाम डेमोक्रेसी के पास है, किस तरीके से इस्लाम लिबरल रिलीजन है, किस तरीके से टॉलरेंट है, किस तरीके से ये इंक्लूसिव रिलीजन है, कैसे वो वुमेन एम्पावरमेंट और वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी की एम्पावरमेंट की बात करता है ट्रू इस्लाम।